ओके, सो दिस विल बी पार्ट 5 ऑफ आवर वीडियो, है ना। पार्ट 4 का प्रीमियर अभी चल ही रहा है, चलो सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ से अपन डिसाइड करेंगे हु डिसाइड्स विच कॉन्स्टिट्यूएंसी इज टू बी रिजर्व्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑन व्हाट बेसिस इज द डिसीजन टेकन? दिस डिसीजन इज टेकन बाय एन इंडिपेंडेंट बॉडी कॉल्ड द डीलिमिटेशन कमीशन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कौन सा एरिया को, किस एरिया में आपको रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाना है, ठीक है। तो इसका काम एक स्पेसिफिक एजेंसी करता है जिसका नाम है डीलिमिटेशन कमीशन, ठीक है। द डीलिमिटेशन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वर्क्स इन कोलैबोरेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तुमको पता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी एक बहुत ही पावरफुल बॉडी है, ठीक है। वो लोग इस काम को देखता है, माने कौन सा इंडिया का ऐसा हिस्सा है जिसका कॉन्स्टिट्यूएंसी को हमको रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाना पड़ेगा। तुमको पता है बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसा है जहां पर ये समझ पड़ो एक आदमी जीत रहा था इलेक्शन, बहुत बार जीत रहा था, ठीक है। अचानक डीलिमिटेशन कमीशन ने बोला आपसे ये ना विमेन कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, यहाँ से औरत खड़ी होगी। तो तुम देखे होगा फिर वो आदमी वहां पे खड़ा नहीं हो सकता, तो वो क्या करता, अपनी वाइफ को खड़ा कर देता है। देखा कि नहीं तुम लोग? एक तो एक तो यस सर। एक तो वो था सीरियल भी आता ना पंचायत, देखा तुम लोग? पंचायत बहुत फेमस एक तो आता है, पता नहीं किसमें आता है। उसमें भी वो जो सरपंच जी कौन होते हैं, विधायक जो भी होता है वहां का, वो क्या करता है, विधायक नहीं उसको क्या बोलते हैं, गांव का मुखिया होता है, मुखिया जी, वो अपनी वाइफ को बना देता है मुखिया, क्योंकि वो विमेन का कॉन्स्टिट्यूंसी हो जाता है। लेकिन दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, ठीक है, ये तुम लोग को समझना पड़ेगा। ये डेमोक्रेसी नहीं है आप किसी को भी खड़ा कर दे, ठीक है। खैर एनीवेज, कौन सा हम लोग को रिजर्व करना है, किसमें औरत खड़ी होगी किसमें लेडीज खड़ी होगी, ये कौन डिसाइड करेगा? डीलिमिटेशन कमीशन डिसाइड करेगा। इट इज अपॉइंटेड फॉर द पर्पस ऑफ ड्रॉइंग ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑल ओवर द कंट्री। माने हम लोग अपनी कंट्री को ग्रिड में बांट देते हैं, ठीक है, और हर ग्रिड जो डिसाइड करता है वो डीलिमिटेशन कमीशन करता है, ठीक है। A quota of constituency to be reserved in each state is fixed depending on the proportion of scheduled caste or scheduled tribe in that state. अब कितना कॉन्स्टिट्यूएंसी हम लोग उसको बुक करेंगे वो डिपेंड करता है कि कितना प्रोपोर्शन ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वहां पर है। After drawing the boundaries, the delimitation commission looks at the composition of population in each constituency. वो लोग क्या करते हैं, पहले तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को लोग मार्क करते हैं जहां पे ये शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब रहते हैं। उसके बाद देखते हैं किसमें डेंसिटी ज्यादा, उनका किसमें वो लोग ज्यादा रहते हैं, जिसके अंदर ज्यादा होगा ऑब्वियसली उसको ही बनाएगा। दिस कॉन्स्टिट्यूशन दैट हैव द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन आर रिजर्व फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। अब जिसके अंदर ज्यादा लोग रहते हैं उनके कम्युनिटी के, उसको हम लोग शेड्यूल ट्राइब के लिए उसको रिजर्व कर देते हैं। In the case of scheduled caste, the Delimitation Commission looks at two things. It picks the constituency that have higher proportion of scheduled caste population, but it also spreads the constituency in different regions of the state. अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। इन केस ऑफ शेड्यूल ट्राइब वो लोग क्या करते हैं, क्योंकि ट्राइब्स बेसिक फैली हुई नहीं रहती, याद रखना, है ना। बिकॉज ट्राइब्स जो होती है, शेड्यूल ट्राइब्स होती है, वो एक लिमिटेड एरिया में होती है, इसी के लिए जहां पर डेंसिटी ज्यादा होता है उसको हम बुक कर देते हैं। लेकिन शेड्यूल कास्ट के केस में हम दो चीज देखते हैं। नंबर वन, हम देखते हैं कि कहां पर ज्यादा है, नंबर दैट इज ऑब्वियस, और फिर हम लोग क्या करते हैं उसको पूरा स्टेट में स्प्रेड कर देते हैं, जिससे वो ज्यादा जगह से चुन कर आए, ठीक है, उनका जो कंट्रीब्यूशन हो वो ज्यादा जगह पर हो, ठीक है, स्प्रेड कर देते हैं लोग कॉन्स्टिट्यूएंसी को। This is done because the scheduled caste population is generally spread evenly throughout the country. शेड्यूल ट्राइब जो है वो तो एक जगह पे फिक्स है, पर शेड्यूल कम्युनिटी जो है, कास्ट जो है, वो पूरे देश में बिखरी हुई है, इसी के लिए हम लोग को भी ये स्प्रेड करना पड़ता है। This reserve constitution can be rotated each time the delimitation exercise is undertaken. इसके अंदर एक अच्छी बात क्या है, ये सब कम्युनिटी फिक्स नहीं होती, ठीक है। जैसे जैसे ये लोग चाहें ये लोग इसको अलग अलग भी, जैसे आज ये है, आज ये वाली वार्ड नंबर 56, कल वार्ड नंबर 72, जब भी ये लोग चाहेंगे बैठेंगे ये लोग इसको चेंज कर सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। समझ में आ गया बात को? यस सर। The Constitution does not make similar reservation for other disadvantaged group. Of late, there has been a strong demand seeking reservation of seats in the Lok Sabha and state assemblies for women. Given the fact that very few women are elected to the representative bodies, the demand for reserving 1/3 seats for the women is increasingly being articulated. Reservation of seats for women has been provided for in rural and urban local bodies. We shall discuss this chapter on local governments. A similar provision for Lok Sabha and Vidhan Sabha would require an amendment to the constitution. Such an amendment has been proposed several times in the parliament, but yet has not been passed. तो तुमको पता है आजकल गांव में तो हो गया है, 1/3 जो सीट्स है वो वुमेन के लिए रिजर्व हो चुकी हैं ग्राम पंचायत में, ठीक है, आपका जिला परिषद में, ब्लॉक कमेटी में, सब में जो इलेक्शंस होते हैं उसमें 1/3 सीट जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व है, बट नॉट इन द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में चल रहा है कि उनके लिए भी रिजर्व कीजिए, 1/3 आप सीट रिजर्व कीजिए, पर उसके लिए हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना पड़ेगा, उसमें बातचीत चल रहा है, ठीक है।
समझ में आ गया सबको? Yes. अब सर हम लोग आर्टिकुलेटेड का मीनिंग क्या है? आर्टिकुलेट करना मतलब उस चीज का बातचीत चल रहा है अभी हम लोग, वी आर ट्राइंग टू प्रोसीड दैट टॉक्स फर्दर, ठीक है? माने उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं अभी, ठीक है? आर्टिकुलेट कर रहे हैं उसका मैटर को, सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, ठीक है? उसको हम लोग आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं उस मैटर को। चलो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पढ़ लेंगे फटाफट, सृजन रीड। Free and fair elections. The true test of any election system is its ability to ensure a free and fair electoral process. If we want democracy to be translated into the reality on the ground, it is important that the election system is impartial and transparent. The system of election must allow the aspirants of the voter to find legitimate expression to the electoral results. ऑल द पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, जो आप लोग फ्यूचर है इंडिया के, मैं आप लोग को यही बोलता हूँ, आप लोग के ऊपर में मेरा इंडिया का भविष्य है, इसी के लिए आप लोग को ये समझना चाहिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन क्या होता है। एक इलेक्शन फ्री एंड फेयर तभी होगा जब हर आदमी बिना किसी प्रेशर के जाके अपना वोट कास्ट करेगा, ठीक है? और हर आदमी को अपना वोट कास्ट करना चाहिए। मैंने तुम लोग को पहले भी समझाया है, अगर कोई आदमी अपना वोट कास्ट नहीं कर रहा है तो वो खाली अपने के अपने संग गलत नहीं कर रहा है, वो दूसरे के संग भी गलत कर रहा है ना? क्योंकि उसके कारण क्या होता है, उसके एक वोट के कारण भी हो सकता है एक ऐसा आदमी जीत जाए जिसको मेजोरिटी सपोर्ट नहीं है, पर क्योंकि मेजोरिटी ने वोट नहीं दिया तो वो जीत गया, है कि नहीं? तो इट्स अ क्राइम, इजंट इट? डोंट यू थिंक इट्स अ क्राइम? इट्स अ क्राइम। तो आप लोग जितने भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हो, ये आप लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप जो भी आदमी वोट देना नहीं चाह रहा है, आप उसको जाके बोलिए प्लीज वोट दीजिए, क्योंकि आपका वोट खाली आपके लिए मैटर नहीं करता है, आपका वोट उन लोग के लिए भी मैटर करता है जो कि माने दूसरे को वोट दे रहे हैं पर आपके कारण हार जा रहे हैं वो लोग, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, रीड करो। Check your progress. The proportion of Muslims in the population of India is about 13.5%, but the number of Muslim MPs in the Lok Sabha has been less than 6%, less than half of the share in population. A similar situation prevails in the most state assemblies. 3 students drew different contributions from the state. Write down whether and why you agree or disagree with each of them. ये बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है। यहाँ पर तुम देखो, यहाँ पर जैसे हम लोग को बोल रहा है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का बात आ रहा है, याद आ रहा है तुम लोग को? हम लोग किसको लेकर बात किए थे? इजराइल को लेकर बात किए थे ना? तो बोल रहा मुस्लिम्स लोग जो हैं, सब लोग करो मुस्लिम्स जो हैं वो मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनकी 13.5% मुस्लिम्स हैं, ठीक है? पर उनका खाली 6% लोग पार्लियामेंट में जाते हैं, विच इज अपेरेंटली तुमको लगेगा थोड़ा सा ग्रॉस इनजस्टिस है, क्योंकि जब लोग ज्यादा है उनको सीट भी मिलनी चाहिए, पर प्रोपोर्शनेट नहीं है, क्योंकि हमारे पास एफटी वाला सिस्टम है अपने पास ना, फर्स्ट टू द पोल, है ना? तो उसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला कहानी अपनानी है, ठीक है? तो हमारा एफपीटीपी फर्स्ट पास द पोल, मेरे को तो बोलने में बड़ा अजीब लगता है, फर्स्ट पास द पोल वाला जो कहानी है, बहुत ही गंदा कोड है, ठीक है? मेरे को तो एफपी देख के फाउंटेन पेस्ट्री याद आ जाता है, ठीक है? चलो एनीवेज, तो इसके ऊपर देखो 3 लड़के, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, सब लोग कैसे इस सिचुएशन को इंटरप्रेट कर रहे हैं। एवरीथिंग इज अबाउट इंटरप्रिटेशन, ठीक है? हिलाल क्या बोल रहा है, हिलाल का सुन लेते हैं। चलो पढ़ो पहले, विशाल हिलाल का पढ़ो, क्या पढ़ो? तीनों तुम पढ़ो, हिलाल को पढ़ो। मैं भी विशाल। विशाल विशाल Hilal. This demonstrates the unfairness of the FTPT system. We should have opted for PR system. तो हिलाल ने तो क्लियर बोल दिया कि भाई साहब ये गलती है एफपीटीपी सिस्टम की, अगर हमारे इंडिया में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता तो मुस्लिम्स लोग को हो सकता है ज्यादा शेयर मिलता, ठीक है? ये उसका अपना सोच है। आरिफ क्या बोल रहा है? This shows the wisdom of granting reservation to SC and ST. What is needed is a reservation of seats for Muslim on the same line as for ST and SC. तो हिलाल बोल रहा है अगर कास्ट मुस्लिम लोग के लिए भी रिजर्वेशन हो जाता, जैसे उन लोग के लिए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए हुआ है, तो उन लोग आज अकलमंद वाला काम किया, हमारे संग अकलमंदी वाला काम नहीं हुआ। तो ये आरिफ का बोलना है। साबा क्या बोल रहा है? There is no point in talking about Muslims as a whole. Muslim women are not going to get any share in any of this system. We need a separate quota for Muslim women. हाँ, तो ये अलग ही बोल रही है, बोल रहे अगर मुस्लिम लोग को मिल जाता उसमें विमेन रिप्रेजेंटेशन कहाँ होगा, है ना? क्योंकि विमेन लोग को तो अलग से रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो सबका अपना अपना सोच है और डिबेट है, सबके अपने अपने विचार है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है डेमोक्रेसी का कि एवरीबडी कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ। अब तुम लोग भी बोल सकता है कि नहीं भाई हम लोग को प्रोपोर्शनेट नहीं देगा, एफपीटीपी में जाना चाहिए हम लोग को, है कि नहीं? सो डिबेट करने का राइट हम सबको है, Yes. और अगर आपका माइंड एकदम बड़ा हो जाएगा, ब्रॉड माइंडेड हो जाओगे आप, तो आप अच्छा से कोई डिसीजन ले भी पाओगे, ठीक है?
यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी एंड राइट टू कंटेस्ट, इसमें आ जाते हैं अभी। चलो एक एक पैराग्राफ रीड करेगा, स्टार्ट रजिस्ट्रेशन। Universal franchise and right to contest. Apart from laying down the method of elections, the Constitution answers two basic questions about elections: who are the voters? Who can contest elections? In both these respects, our Constitution allows established democratic practices. तुमको पहले ही पता है, इसको लेके मेरा बहुत बड़ा रिजर्वेशन है। मेरे को नहीं लगता कि 18 साल का बच्चा को वोट देना चाहिए। मेरे को लगता है वोटिंग का राइट कम से कम 21 तो होना ही चाहिए, ठीक है। 21 वाज द बेस्ट फॉर मी, लेकिन अगर 25 भी होगा तब भी आई डोंट माइंड। मेरे हिसाब से एक बच्चा का जब कैरियर बन जाता है, ठीक है, एक बच्चा 25 में उसका एजुकेशन कंप्लीट हो जाता है, तब उसको पूरा सिस्टम समझ में आता है, तब वो थोड़ा सा इमेच्योर होता है। क्योंकि एक भी बच्चा जो इमेच्योर है, अगर वो वोट डालता है तो वो हम लोग के लिए अच्छा नहीं है, देश के लिए। मेरे को ऐसा लगता है इसके ऊपर हम लोग को सोचना चाहिए कि वोट कौन देना चाहिए। अगर 18 साल का बच्चा अपना कैरियर चूज नहीं कर सकता, वो पॉलिटिकल पार्टी क्यों चूज करेगा। मेरे को तो ऐसा लगता है ये लोग खाली कॉलेजेस में जाके बच्चों को लड़वाते हैं, है ना। तुम देखिएगा स्टूडेंट यूनियन का क्या जरूरत है हम लोग को, व्हाई डू वी नीड अ स्टूडेंट यूनियन। और स्टूडेंट यूनियन का पॉलिटिक्स से कनेक्शन क्या होना चाहिए, है ना। हमारे बच्चों को भाई, हम लोग के तो लिखा हुआ है ना 125 ब्रह्मचर्य, मतलब पहले 25 ईयर्स तक तो उनको एजुकेशन लेना है, हमको अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करना है भाई। हमारे अंदर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। 1 to 25 माई लाइफ शुड बी डिनोटेड एब्सोल्युटली टू स्टडीज, डिवोटेड टू स्टडीज, ठीक है। हम लोग को पढ़ाई करना, अपना कैरियर बनाना है, हमको ये सब चीज में घुसना ही नहीं है पहले। और 25 के बाद जब हम देख लेंगे सिचुएशन क्या है, उसके बाद हमको पॉलिटिक्स में आना चाहिए ना, ट्रू सेंस, मेरे हिसाब से, ठीक है। और अगर 25 चलो थोड़ा किसी को लग रहा है लेट, तो 21 से तो नीचे होना ही नहीं चाहिए। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन कि 18 ईयर्स ओल्ड जो बच्चा है, उसके पास इतना अक्ल नहीं है कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी को चूज कर सके। समझ में आ रहा बात को, क्योंकि 18 साल का बच्चा हमारा अपना कैरियर नहीं चूज कर पा रहा, वो पॉलिटिकल पार्टी क्या चूज करेगा। और कॉलेजेस में हम क्यों घुसा है पॉलिटिक्स, है ना। तुम लोग देखो, तुम लोग 18 ईयर्स है ना, अभी तुम लोग अभी 16 का होगा, तुम लोग क्लास 10 दिया, तुम लोग 18 में जाएगा तो क्लास 12 देगा, ठीक है। तो 21 तक तुम लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा। तो हम 21 से पहले बच्चा को क्यों परेशान करें पॉलिटिक्स में डाल के, हाँ। नहीं, बोल रहा था कि हम लोग के क्लास में 18 इयर्स के भी बच्चे हैं। हाँ हाँ, 18 के भी बच्चे हैं, लेकिन वही तो मैं बोल रहा हूँ, 21 तक बच्चों को कैरियर बनाने दो ना भाई। क्यों मैं एक 18 साल का बच्चा को पॉलिटिक्स में घुसाऊं, है ना। नहीं समझ रहा बात को। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन ऑन दिस, आई मे बी रॉन्ग, Yes. आई मे बी रॉन्ग, बट मैं टोटल बच्चे लोग के हिसाब से बोल रहा हूँ। मैं सब बच्चे लोग को ये सब पॉलिटिकल पार्टी के गेम्स में नहीं घुसना चाहिए। तुम देखता होगा, जैसे मुझे भी पता है कि मैं जिस कॉलेज में था, आई वोंट टेक द नेम, वहां पर भी ये सब होता था, तो हम लोग का कॉलेज कितनी बार बंद हो जाता था, ठीक है। हम लोग की पढ़ाई नहीं हो पाई यार, हम लोग के 6-6 महीना कॉलेज में स्ट्राइक हो जाता था। दिस इज नॉट गुड ना, हम लोग का बहुत ज्यादा हैम्पर हुआ हम लोग का पढ़ाई को। एंड आई डोंट वांट पॉलिटिक्स टू एंटर द कॉलेज गेट लाइक दैट। बच्चे बड़े हो जाएंगे अपने आप यार, पॉलिटिकल साइंस के बच्चों को तो समझ में आ रहा है, उनको देश चलाना है ना। हम लोग करेंगे ना पॉलिटिक्स में पार्ट, फुल फ्लेजेड लेंगे पॉलिटिक्स में पार्ट, बट लेट अस बी एट सम पोजीशन ना, टू टेक डिसीजंस। नहीं समझा आपको। हम लोग को बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करना ही नहीं चाहिए। और ये बात समझो कि 18 से लेकर 21 तुम लोग के लिए वाइटल ईयर है ना। तुम लोग का कैरियर का चेंजिंग पॉइंट है। 12 के बाद तुम लोग का जो कैरियर है वो एकदम ऐसा जगह पे आएगा, यू कांट वेस्ट अ टाइम। एक भी पीरियड मिस होना, एक भी क्लास मिस होना, दिमाग डाइवर्ट हमको नहीं करना है। मेरा कैरियर का सवाल है ना। अगर मेरा उस टाइम थोड़ा सा भी दिमाग डाइवर्ट हो गया तो मेरा कैरियर खराब हो जाएगा, मेरा जिंदगी भर का मेरा सब कुछ खराब हो जाएगा। सो ये नहीं करना चाहिए, समझ में आ रहा बात को। लेकिन चलो यहाँ हम बात करेंगे कौन वोटर है, यहाँ पे अमेंडमेंट का बात भी होगा। चलो रीड करो विशाल, सेकंड पैराग्राफ। You already know that democratic elections require that all adult citizens of the country must be eligible to vote in the elections. This is known as universal adult franchises. In many countries, citizens had to fight long battles with the rulers to get this right. In many countries, women could get this right very late and only after struggle. फॉर एग्जाम्पल One of the अमेरिका। important decisions अमेरिका अपने आप को बहुत ज्यादा सोचता है, हम लोग बहुत मॉडर्न है, ब्रॉड माइंडेड है, ये है वो है। उन लोग ने अपने वुमेन को वोटिंग राइट नहीं दिया था। इंडिया इज द ओनली कंट्री जिसने इंडिपेंडेंस के साथ ही अपने वुमेन को वोटिंग राइट दिया, पता है। वी शुड क्लैप फॉर आवरसेल्फ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट हुआ है, और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हैं जिन लोगों ने, ड्राफ्टिंग कमिटी ने, उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे व्हेन इंडिया विल गेट इट्स इंडिपेंडेंस एंड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट इलेक्शन वुमेन ऑफ इंडिया कैन वोट। इट्स अ वेरी बिग थिंग, इजंट इट। बहुत सी जो मॉडर्न इकोनॉमी है, जो अपने आप को बहुत वर्ल्ड के लीडर मानते हैं, वो लोग ने खुद वुमेन्स लोग को वोटिंग राइट नहीं दिया था, समझ में आया। यहाँ तक कि हमारे ऋग्वेदा में तुम लोग को पता होगा वुमेन्स लोग को वोटिंग राइट था, तुम लोगों ने पढ़ा भी होगा क्लास 6 में, है ना। जब हम लोग का ऋग्वेदा का टाइम था तो विमेन का पावर बहुत ऊपर था। वो तो यजुर, अथर्वा और हम लोग जब सामा वेदा में आए थे तो डिक्लाइन हो गया था। हम लोगों ने पढ़ा है, क्लास 6-7 में पढ़ते हैं हम लोग हिस्ट्री बुक में। तो विमेन को राइट हमारे बहुत पुराने जमाने से हम लोग
इंडियन कल्चर के हिसाब से हमने अपनी वुमेन को इज्जत दी है, उनको राइट दिया है। और बहुत बार तुमको पता है कि इंडिया द वुमेन्स हैव एक्चुअली बीन मोर इंटेलिजेंट देन मेन, है ना। बहुत जगह, फॉर एग्जांपल जोधा को देख लो, जोधा अकबर में जोधा, शी वाज वेरी इंटेलिजेंट, है ना। बहुत सारे मुगल क्वींस हैं जिन्होंने देश को चलाया है, अंडरस्टूड। सो हमारी विमेन्स, शिवाजी की मम्मी की बात कर लेते हैं, है ना, उन्होंने बहुत अच्छा उनको गाइड किया। तो विमेन्स आर वेरी पावरफुल, और हम लोग ने उनको स्टार्टिंग दिन से वोटिंग राइट दिया हुआ है, ठीक है। सो हम लोग ग्रेट कंट्री है। चलो यहाँ से रीड सर तो करेंगे। 21 से 18 क्यों हुआ था ये? मेरे को ऐसा लगता है 21 से 18 करने का सबसे मेन रीजन ये था कि कॉलेज गोइंग बच्चे लोग को यूज करो, उनका दिमाग का ब्रेन वॉश करो, उनको रैली में लेकर जाओ, उनसे वोट दिलवाओ, पॉलिटिकल पार्टी को फायदा हो रहा था। नहीं समझ आपको, मेरे को लग रहा है यही रीजन था और कोई रीजन नहीं था। वरना क्यों एक 21 साल का बच्चा को 18 साल कर देगा, आई हैव नो आइडिया, अंडरस्टूड। अरे 21 साल में तो बॉयज लोग, 18 साल में तो बॉयज लोग शादी भी नहीं कर सकते इंडिया में, है ना। तो अडल्ट हाँ कहाँ से हो सर। गए, है ना। तो हम लोग का मैरिज का एज ही 21 है फॉर बॉयज, इजंट इट। तो व्हाई 18 फॉर वोटिंग, आई हैव नो आइडिया फॉर दैट। ऐसा क्यों किया मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया। ओनली रीजन ये है कि ये लोग कॉलेज के अंदर बच्चे लोग को पकड़ना चाहते हैं, उनको मोटिवेट करना चाहते हैं, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मेरे ख्याल से 18 साल से लेके 21 साल तक बच्चा लोग को डिस्टर्ब करना ही नहीं चाहिए, है ना। दिस इज अ वेरी वाइटल ईयर। इसी टाइम आदमी लोग का कैरियर बनता है, बच्चे लोग की पढ़ाई बहुत सीरियस होती है, उनको अपना पढ़ाई करके अपने लिए एक तो जॉब सर्टेन करना पड़ता है, और उस टाइम अगर वो लोग ऐसे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, ठीक है। मेरे को तो लगता है आइडियली 25 होना चाहिए, पर 21 ऑल्सो आई कैन नेगोशिएट, मान सकता हूँ। मेरे हिसाब से 25 होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम बच्चों का जॉब लग जाता है, ठीक है, दे आर सेटल्ड इन देयर लाइफ एंड दे कैन टेक अ मेच्योर डिसीजन। और हमारी गवर्नमेंट मेच्योर्ड होनी चाहिए, है कि नहीं। चलो टिल 1989 रीड करो सृजन। Till 1989, an adult Indian meant an adult Indian citizen above the age of 21. An amendment of the Constitution in 1999 reduced the eligibility age to 18. The adult franchise ensures that all citizens are able to participate in the process of selecting the representative. This is consistent with the principle of equality and non-discrimination that we studied in the chapter of rights. Many people thought and many think so today that giving the right to vote to everyone irrespective of educational qualification was not right. But our constitution makers has a firm belief in the ability and worth of an adult citizen as equals in the matter of deciding what is good for the society, the country, and their own constituencies. माने आई डोंट अंडरस्टैंड दिस एब्सोल्युटली, मेरे को ये समझ के बाहर है। दे आर गिविंग जस्टिफिकेशन, मेरे को समझ में नहीं आता। मेरे को तो इस बात से भी बहुत गुस्सा आता है कि बहुत सारे घरों में देखता हूँ जो लेडीज हैं, वो लोग जनरली अपने हस्बैंड को, या हम लोग अपने पापा लोग को फॉलो करते हैं ना। हम लोग भी करते थे जब छोटे थे। जब मैं 18 का था, मेरे को भी याद है, मेरे पापा ने मेरे को बोला बेटा इसको वोट दे दो, मैं जाके वोट दे दिया। अब पापा ने बोला था, दिस इज नॉट राइट, हाउ कैन दिस बी अ डेमोक्रेसी। मेरे को अक्ल ही नहीं है यार, मेरे को, मैं जानता ही नहीं हूँ कि कौन खड़ा है इलेक्शन में, मैं जानता ही नहीं हूँ कुछ। नहीं समझा आपको। 18 इंडियन कल्चर में, वी आर नॉट अमेरिकन ना, वी आर नॉट यूरोपियंस। 18 में हमारी लाइफ को हमारे पेरेंट्स डोमिनेट करते हैं, एग्रीड और नॉट, इजंट इट। हमारे कल्चर में यस सर। 18 में बच्चे की फीस भी पेरेंट्स ही दे रहा है। 18 में बच्चा भी, हमारे माँ बाप बच्चों को बच्चा ही समझते हैं 18 तक, 18 क्या 21 तक बच्चा ही समझते हैं, है कि नहीं। तो हम लोग का इतना बड़ा डिसीजन, आई डोंट थिंक सो इट इज जस्टिफाइड, पर कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज ट्रू, यहाँ से पढ़ो विशाल। व्हाट इज ट्रू टू द राइट टू वोट इज, What is true of the right to vote is also true of right to contest election. All citizens have the right to stand for election and become the representative of the people. However, there are different minimum age requirements for contesting elections. For example, in order to stand for Lok Sabha or Assembly election, a candidate must be at least 25 years old. अब ये हिपोक्रेसी देखो। There are some other लोकसभा में अगर आपको मंत्री बनना है तो आप 25 साल की उम्र चाहिए, तो इसका मतलब आपके हिसाब से 25 साल में मेच्योर्ड हुए, तो फिर हम 18 साल में वोट कैसे दे रहे हैं भाई। अगर आप हमको 18 साल में अडल्ट yes, समझ रहे हो तो फिर हमको खड़ा होने दो इलेक्शन में, फिर हम खड़े हो जाते हैं। 21 साल में हमको इलेक्शन खड़ा करने दो, ठीक है, 21 साल में तो करने दो, तो नहीं करने दे रहे हैं, वोट देने दे रहे हैं। पर हमको अगर लोकसभा का एमपी बनना है तो 25 ईयर्स है, तो आपने कुछ सोच के तो 25 किया कि मेच्योरिटी आएगी आपके अंदर में, है ना। तो भैया आने दो ना मेच्योरिटी, इतना हड़बड़ी क्या चीज का है भाई। 3 साल और लेट होगा, कोई पॉपुलेशन तो कम नहीं है हमारा। ऐसा तो है नहीं कि 3 साल अगर हम एज को ज्यादा कर देंगे तो क्या नाम है। मेरा कहने का मतलब है ये बहुत ही वाइटल एज है बच्चा लोग का, बच्चा लोग को पॉलिटिक्स में नहीं घुसना चाहिए एट दिस एज, अंडरस्टूड। और आप लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट, मैं तो बोल रहा हूँ कि हर बच्चे को पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, बिकॉज यही हमारा देश को चलाएगा आगे, अंडरस्टूड। यही से हम लोग को रेवोल्यूशन लेकर आना है। चलो
आगे read करो. There are some restrictions also. There are some restrictions also. For instance, there is a legal provision that a person who has undergone imprisonment for 2 or more years for some offense is disqualified from contesting elections. But there are no restriction of income, education, or class or gender on the right to contest elections. In this sense, our system of election is open to all citizens. हाँ, ये तो ठीक है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ इनकम नहीं है. कोई आदमी सोशल सर्वेंट है जो पैसा कमाने में इंटरेस्टेड नहीं है, पर सेवा जेन्युइनली सेवा करना चाहता है, उसको आना चाहिए. या जो आदमी बहुत पैसे वाला है, उसको भी सेवा करना, वो आ सकता है. एजुकेशन इज ऑल्सो नॉट अ वेरी बिग थिंग इफ यू आर डूइंग द राइट थिंग. ठीक है. और क्लास और जेंडर तो खैर छोड़ी, तो सब ज्यादा से ज्यादा लोग इंडिया को रिप्रेजेंट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेरा खाली थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि आई डोंट थिंक सो 18 इज अ राइट ईयर्स. अगर आप लोग को लगता है, आप लोग प्लीज कम्युनिटी में बताइएगा और डिस्कस कीजिएगा क्लास में, अपने टीचर से डिस्कस कीजिएगा कि सर वाई 18, वाई नॉट 21, वाई नॉट 25. ये बहुत अच्छा डिस्कशन हो सकता है क्लासरूम के लिए. ओके. इनफैक्ट आप लोग को ना क्लास में, स्कूल में, कॉलेजेस में जो पॉलिटिकल साइंस के बच्चे हैं, आप लोग अपने कॉलेज में एक तो इसी के ऊपर सेमिनार करना चाहिए कि व्हाई द वोटिंग एज इज 18 एंड नॉट 25 और रादर 21. ठीक है. आपको वोटिंग करना चाहिए, एक लिस्ट बनाना चाहिए, क्यों ऐसा लगता है आपको, क्यों नहीं आना चाहिए. और आप इसका रीजन दे सकते हो क्योंकि 18 से लेकर 21 आपकी ग्रेजुएशन का ईयर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है आपका. उस टाइम आपको अपने आप को, माइंड को डाइवर्स नहीं करना है. ठीक है. और कैसे आप 3 साल के अंदर जब आप जब अच्छा से कैरियर ही नहीं बनाएंगे, तो आप देश की तरक्की में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो. अंडरस्टूड. चलो. इंडिपेंडेंट इलेक्शन Yes. कमीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जल्दी से रीड करेंगे. कौन रीड कर, विशाल रीड करो. Independent Election Commission. Several efforts have been made in India to ensure the free and fair election system and process. The most important among these is the creation of an independent election commission to supervise and conduct elections. Do you know that in many countries there is an absence of independent mechanism for conducting elections? माने हमारे यहाँ तो एकदम Article अलग से 320 बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है जो इलेक्शन को कंडक्ट कराता है. ठीक है. विच इज वेरी पावरफुल. चलो. आर्टिकल 324 सेक्शन 1 जल्दी पढ़ो. The superintendent's direction and control of the preparation of the electoral rolls for and conduct of all elections to parliament and to the legislature of every state and of every elections to the office of president and vice president held under this constitution shall be vested in the commission referred to in this constitution as the election commission. ओके. चलो सृजन रीड आर्टिकल 324. Article 324 of the Indian Constitution provides for an independent election commission for the superintendence, direction, and control of the electoral roll and conduct of elections in India. These words in the Constitution are very important for they give the election commission a decisive role in virtually everything to do with elections. The Supreme Court has agreed with this interpretation of the Constitution. माने कॉन्स्टिट्यूट जो इलेक्शन कमीशन है ना, वो किसी से ऑर्डर नहीं लेता. उन लोग को जब ठीक लगता है, जब वो लोग चाहेंगे, तब वो लोग इलेक्शन कराएंगे. ठीक है. वो लोग प्राइम मिनिस्टर की भी नहीं सुनते. दे आर सच अ इंडिपेंडेंट बॉडी. उनको कोई भी रूल नहीं कर सकता और उनको कोई गाइड नहीं कर सकता. जो उनको ठीक लगेगा वो लोग करेंगे. ठीक है. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी. चलो आगे सृजन. Yes, sir. These words in the Constitution are very important for the To assist the election commission of India, there is a chief electoral officer in every state. यहाँ से बढ़ो. to assist the election commission of India. There is a chief electoral officer in every state. The election commission is not responsible for the conduct of local body elections. As we shall study in this chapter on local government, the state election commissioners work independently of the election commission of India, and each has its own sphere of operation. Very important point. The election commission is not responsible for conduct local body election. माने पंचायत इलेक्शन में इलेक्शन कमिश्नर का कोई काम नहीं है. ठीक है. ये खाली आपका स्टेट, यूनियन, ये सब इलेक्शन में काम करते हैं. ठीक है. ये जो नीचर लेवल, जो थर्ड टायर सिस्टम जो है हम लोग का, पंचायती राज सिस्टम जो है, उसमें इलेक्शन कमिश्नर वोटिंग नहीं करवाता. ठीक है. ये एक्सेप्शन है. चलो आगे. द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. The Election Commission of India can either be a single member or a multi-member body. Till 1989, the Election Commission was a single member. Just before the 1989 general elections, 2 election commissioners were appointed, making the body multi-member. Soon after the elections, the commission reverted to its single-member status. In 1993, 2 election commissioners were once again appointed, and the commission became multi-member and has remained multi-member since then. Initially, there was many apprehensions about a multi-member commission. There was sharp difference of opinion between the then chief election commissioner and other commissioner about
who had how much power. The matter had to be settled by the Supreme Court. Now there is a general consensus that a multi-member election commissioner is more appropriate as power is shared and there is a great हम लोग के तो इलेक्शन कमिश्नर TN सेशन बहुत फेमस हुए थे, उन्होंने बताया था कि इलेक्शन कमिश्नर का पावर क्या होता है, लेकिन फिर उनके पास जब बहुत सारा पावर हो गया तो फिर हम लोगों ने उसको 2 मेंबर बना दिया, डिवाइड कर दिया पावर उनका, ठीक है। अदरवाइज सिंगल मेंबर वाज बिकमिंग वेरी पावरफुल। अब हम लोग के ये मल्टी कमिश्नर होते हैं, दो कमिश्नर जनरली होते हैं जिनके पावर बराबर के होते हैं, ठीक है। तो अभी ये मीटिंग ओवर हो जाएगा, आप लोग फिर से रिज्वाइन करना, ठीक है। दिस इज पार्ट, आई थिंक दिस इज पार्ट 5 ना। Yes, sir. ओके, Yes. पार्ट 4 अभी हम लोग पार्ट 5, अभी हम लोग पार्ट 6 को थोड़ा सा और अपलोड करेंगे। इसका हम लोग एक एक लाइन डिस्कस कर रहे हैं, सो इट इज गुड फॉर एवरीबॉडी। टेक योर टाइम एंड जस्ट स्टडी, वॉच माय वीडियो, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, Immediately rejoin करे. इमीडिएटली रिजॉइन करना है, यस, माने इट विल टेक 5 मिनट्स। ओके।